वॉज वंडरिंग कि क्यों जो लद्दाख है उसे इतना इग्नोर किया जा रहा है। वहाँ की जो प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ की जो प्रोटेस्ट है, उनको इतना कवरेज नहीं मिल रहा जितना कंगना रनौत के इंटरव्यू को मिल रहा है, जहाँ उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को इंडिया का पहला प्रधानमंत्री बना दिया। क्या लद्दाख हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है? और सबसे बड़ा शौक तो मुझे तब लगा जब एनडीटीवी ने जो क्लाइमेट इन्फ्लुएंसर ऑफ द ईयर है उसका अवार्ड यूट्यूबर प्राजक्ता कोली को दे दिया, जबकि जो सोनम वांगचुक हैं, जो कि लद्दाख को बचाने के लिए, वहाँ की क्लाइमेट को बचाने के लिए जाने कितने दिनों से अनशन पर हैं, उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं है, उनके बारे में कोई जिक्र भी नहीं हुआ। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो उनकी इस प्रोटेस्ट को उतना कवरेज दे ही नहीं रहा है। और अब वहाँ पर सेक्शन 144 इम्पोज कर दिया गया है। जी हाँ, कर्फ्यू इम्पोज कर दिया गया है। मगर क्यों? लद्दाख में आखिर ऐसा क्या हो रहा है? क्यों जो सोनम वांगचुक हैं वो इतने दिनों से अनशन पर हैं, प्रोटेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, और अब उसी प्रोटेस्ट को रोकने के लिए ये सेक्शन 144 इम्पोज किया गया है। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम समझेंगे कि लद्दाख के अंदर क्या चल रहा है, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं और किसके अगेंस्ट वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपका सब्सक्रिप्शन हमारे चैनल के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम लद्दाख की प्रॉब्लम्स के बारे में बात करें तो सडनली कोई प्रॉब्लम अराइज़ नहीं हुई है। काफ़ी समय से उनकी जो डिमांड्स हैं वो चल रही हैं, लेकिन उन डिमांड्स को इतना कवरेज नहीं मिल रहा है। अगर हम डिमांड्स की बात करें तो सबसे पहली और मेजर डिमांड है वो है कंप्लीट स्टेटहुड। इसके बारे में डिटेल में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में समझाया था कि लद्दाख की क्या क्या डिमांड्स हैं, तो आप उस वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं, पूरा देख सकते हैं। और अगर मैं शॉर्ट में समझाऊं कि जो लद्दाख है वो क्या क्या डिमांड कर रहा है, जो सोनम वांगचुक हैं वो क्या क्या डिमांड कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि 2019 में क्या हुआ था। तो 2019 में जब आर्टिकल 370 और 35A को अब्रोगेट किया गया था, यानी हटा दिया गया था, तब जम्मू एंड कश्मीर से उसका स्पेशल स्टेटस ले लिया गया था। लेकिन एक और स्टेट था जिसने इस पूरे झमेले को झेला था, और वो है लद्दाख। और अक्टूबर 31, 2019 के बाद से जो लद्दाख है उसे फॉर्मली डिक्लेयर किया गया एज अ सेपरेट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो कि अब जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट नहीं है। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 से पहले जो लद्दाख है, जो वो रीजन है, उसका स्टेटस क्या था? उसे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ही माना जाता था, और इसीलिए जो लद्दाख है वो भी उस स्पेशल ऑटोनॉमी को एंजॉय करता था जो कि आर्टिकल 370 के अंदर गिवन थी, जैसे कि उनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन, उनका फ्लैग और उनके अपने लॉज। तो अब जो लद्दाख है वो जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट नहीं है, वो एक यूनियन टेरिटरी बन गया है, तो वो अब जम्मू एंड कश्मीर से अलग है, और अब उसके पास खुद का अपना लेजिस्लेचर भी नहीं है। तो ये जो चेंजेस जो कि लद्दाख के अंदर आए, उससे अब वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत खुश नहीं हैं, और उनकी कुछ डिमांड्स हैं वो डिमांड कर रहे हैं गवर्नमेंट से। तो अब हम उन डिमांड्स के बारे में समझ लेते हैं। उनकी जो सबसे पहली डिमांड है वो ये है कि वो ये चाहते हैं कि वहाँ की जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनको स्पेशल राइट्स मिले, उन्हें ऑटोनॉमी मिले। और ये उन्हें कैसे मिलेगी? जब जो लद्दाख है उसे पार्ट मान लिया जाएगा, उसे शामिल कर लिया जाएगा इन द 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो 6th शेड्यूल है वो ऑटोनॉमी देता है, वो स्पेशल राइट्स देता है ट्राइबल कम्युनिटीज़ को, ताकि वो सेफ गार्ड कर सकें, बचा सकें अपनी ज़मीन को, अपने रिसोर्सेज को, और जिस तरीके से, जिस ट्रेडिशनल वे से वो रहते हैं वैसे ही रहते रहें। तो ये सब पाने के लिए जो लद्दाख है वो डिमांड कर रहा है कि उन्हें 6th शेड्यूल के अंदर डाला जाए। और उनका ये भी कहना है कि लद्दाख के अंदर काफ़ी सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, 90% जो पॉपुलेशन है वो ट्राइबल है, तो इस हिसाब से हम लेजिटली 6th शेड्यूल के अंदर शामिल होने चाहिए। दूसरी जो डिमांड है वो ये है कि उन्हें कंप्लीट स्टेटहुड मिले। तो इससे क्या होगा? जो लद्दाख है उनके पास ज़्यादा पॉलिटिकल पावर होगी, ज़्यादा कंट्रोल होगा ओवर इट्स इंटरनल अफेयर्स, इसलिए वो डिमांड कर रहे हैं कि लद्दाख को कंप्लीट स्टेटहुड मिले। इसके अलावा वो डिमांड कर रहे हैं सेपरेट लोकसभा सीट्स फॉर लेह एंड कारगिल डिस्ट्रिक्ट्स। तो अभी करंट स्टेटस क्या है? लद्दाख के पास सिर्फ एक सीट है, और वहाँ के लोगों का आर्ग्यूमेंट है कि इससे जो है उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके जो इंटरेस्ट हैं वो एडिक्वेटली रिप्रेजेंट नहीं हो पा रहे हैं। उनकी जो नेक्स्ट डिमांड है वो है एक्सक्लूसिव लैंड एंड जॉब राइट्स फॉर लद्दाखीज़। तो उनका जो एम है, जो लद्दाख के लोगों का एम है वो ये है कि वो प्रिवेंट करना चाहते हैं आउटसाइडर्स को फ्रॉम टेकिंग ओवर देयर लैंड एंड जॉब्स।
ताकि वो प्रोटेक्ट कर सकें लद्दाख की जो आइडेंटिटी और जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ है उसको। और इसी के चलते वो डिमांड कर रहे हैं फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये जो लद्दाखी पब्लिक सर्विस कमीशन होगा ये क्या करेगा, ये इंश्योर करेगा फेयर रिक्रूटमेंट प्रैक्टिसेस फॉर गवर्नमेंट जॉब्स इन द रीजन। क्योंकि अभी उनका आर्ग्यूमेंट क्या है कि इस समय पिछले जब से ये आर्टिकल 370 हटा है तब से लद्दाख के किसी भी इंसान को जो है पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर जॉब नहीं मिली है, उन्हें कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली है। इसीलिए वो डिमांड कर रहे हैं कि एक लद्दाख का पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए ताकि वहाँ के लोगों को जो है अपॉर्चुनिटी मिले। और इन्हीं डिमांड्स के चलते लद्दाख के जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं सोनम वांगचुक, वो फास्ट कर रहे थे, अनशन पर थे और इसके साथ साथ उन्होंने एक मार्च भी ऑर्गेनाइज़ की थी जिसको नाम दिया गया था पश्मीना मार्च। इसको कब होना था, इसे 7 अप्रैल को होना था, लेकिन ये नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सेक्शन 144 यानी जो कर्फ्यू है उसे इम्पोज कर दिया गया। अब ये जो डिमांड्स मैंने आपको पहले बताई ये काफ़ी समय से चल रही हैं, लेकिन ये जो मार्च ऑर्गेनाइज़ की जा रही थी इसका पर्पस कुछ और था और जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अब लद्दाख को चाइना से भी थ्रेट है। जी हाँ, जो सोनम वांगचुक है उनका जो मेन पर्पस था पश्मीना मार्च के लिए वो ये था कि वो हाईलाइट करना चाह रहे थे द प्लाइट ऑफ द चांगपा नोमैडिक ट्राइब्स, जो कि अपनी जो लैंड है, जो ज़मीन है वो खो रहे हैं ड्यू टू चाइनीज़ इंकर्शंस इन द नॉर्थ एंड आर ओन कॉरपोरेट्स इन द साउथ। तो उस कम्युनिटी का क्या कहना है कि जो नॉर्थ साइड है वहाँ पर चाइनीज़ लोग जो हैं घुसने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो साउथ साइड है वहाँ पे कॉरपोरेट्स आ रहे हैं, तो इस वजह से उनकी जो ज़मीनें हैं वो उनसे छिन रही है। अब ये जो चांगपास है इनकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें हमें ढंग से समझना होगा। सबसे पहले तो लैंड रिलेटेड प्रॉब्लम वो डील कर रहे हैं, उसके बाद क्लाइमेट का प्रॉब्लम और भी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम। तो सबसे पहले अगर हम लैंड की बात करें कि क्यों जो उनकी ग्रेजिंग लैंड्स हैं जहाँ पर वो अपने जो शीप्स हैं, जो भेड़ बकरियाँ हैं उन्हें चराते थे वो लूज़ कर रहे हैं। तो जो नॉर्दर्न बॉर्डर्स हैं, चांगपा का क्लेम है कि वो जो ग्रेजिंग लैंड है वो उसे खो रहे हैं, लूज़ कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द चाइनीज़ इनकर्जन्स इन द नॉर्थ। यानी जो चाइना है वो वहाँ पर जो है घुसने की कोशिश कर रहे हैं और इसी वजह से जो उनके पास एरिया अवेलेबल था फॉर देयर हर्ड्स टू ग्रेस, यानी जो उनकी भेड़ बकरियाँ थीं जिन्हें वो चराने लेके जाते थे, वो जो एरिया था, जो अवेलेबल एरिया था वो काफ़ी कम हो गया है। दूसरा रीज़न ये है कि जो लद्दाख का साउदर्न पार्ट है वहाँ पे काफ़ी सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जो हैं वो स्टार्ट हो गए हैं और इसी वजह से ये जो है रिस्ट्रिक्ट कर देता है द ग्रेजिंग रूट्स एंड पास्चर्स और इसी वजह से जो उनका सीजनल माइग्रेशन पैटर्न है वो भी डिसरप्ट हो रहा है। सेकेंड इशू जो कि चांगपास फेस कर रहे हैं वो है क्लाइमेट चेंज रिलेटेड। तो अभी क्या हो रहा है लद्दाख के अंदर, जो टेम्परेचर है वो काफ़ी बढ़ रहा है। इसकी वजह से जो वहाँ के जो हाई ऑल्टीट्यूड पास्चर्स हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं, जहाँ पर चांगपास अपने एनिमल्स को ग्रेस करवाते थे। तो इसका मेन रीज़न क्या है? सबसे पहले तो श्रिंकिंग पास्चर्स। तो क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, इस वजह से जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं और वहाँ पर जो रेनफॉल का पैटर्न है, यानी जो बारिश कब होती थी ये बहुत ही इराटिक हो गया है, कभी भी हो जाती है और इस वजह से जो अवेलेबिलिटी होती थी, जो क्वालिटी होती थी ग्रेजिंग लैंड की वो अफेक्ट हो रही है। दूसरी प्रॉब्लम जो वो फेस कर रहे हैं वो ये है कि क्योंकि अब जो क्लाइमेट चेंज है, कभी भी बारिश हो रही है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, इस वजह से वहाँ पर काफ़ी जल्दी जो ड्राउट्स हैं या फिर जो हैवी स्नोफॉल है वो देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से जो हर्ड्स हैं, जो शीप्स हैं, भेड़ बकरियाँ हैं वो डेंजर में हैं, उन पे काफ़ी अफेक्ट पड़ रहा है और बहुत ही मुश्किल हो गया है ये प्रिडिक्ट करना कि माइग्रेशन पैटर्न्स क्या होंगे। इसके अलावा मार्केट फ्लक्चुएशंस भी बहुत हैं। तो जो वहाँ की पश्मीना वूल है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो मेन सोर्स ऑफ इनकम है और उसकी जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रही है, जिसकी वजह से वहाँ के जो लोग हैं उनके पास एक स्टेबल इनकम नहीं है। इसके अलावा वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी लिमिटेड है क्योंकि जो एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, वेटरनरी सर्विसेज हैं, ये सब कुछ जो है लिमिटेड एक्सेस में है इन रिमोट एरियाज़ में और जिसकी वजह से जो चांगपास हैं उनके लिए वहाँ पर रहना, ये सब चेंजेस की वजह से उनके लिए वहाँ पर रहना, सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। और अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो उन्हें बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो फूड इनसिक्योरिटी,
क्योंकि जो लाइव स्टॉक प्रोडक्शन है वो कम हो गया है ड्यू टू लिमिटेड ग्रेजिंग। इसी वजह से जो विंटर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा हार्श होते हैं, जिससे उनकी जो फूड सिक्योरिटी है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। इसके अलावा क्योंकि जो पश्मीना वूल है उसकी जो प्राइस है वो फ्लक्चुएट हो रही है, इसी वजह से उनकी जो इनकम है वो अनस्टेबल है। तो इसी वजह से इट हैज़ बिकम चैलेंजिंग प्रॉब्लमैटिक इन रेजिंग लाइव स्टॉक, जिसकी वजह से इकोनॉमिक डिफ़िकल्टी आ सकती है। और क्योंकि अब वहाँ पर रहना इतना प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा, उनके पास इनकम नहीं होगी, क्लाइमेट अच्छा नहीं है, वो अपनी भेड़ बकरियों को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो इस वजह से वो वहाँ पर कैसे रहेंगे और अल्टीमेटली क्या होगा। शायद चांगपास को अपना जो एरिया है वो छोड़ना पड़े, जिस ट्रेडिशनल वे से वो वहाँ पर रहते हैं वो उन्हें चेंज करना पड़ेगा। तो इन्हीं सब डिफ़िकल्टीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं सोनम वांगचुक, और वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि वो इन सब चीज़ों पर ध्यान दे, इनके अगेंस्ट कोई स्टेप ले। लेकिन गवर्नमेंट ने अभी तक और कुछ किया हो या ना किया हो, सेक्शन 144 ज़रूर इम्पोज़ कर दिया है। अब ये सेक्शन 144 क्यों इम्पोज़ किया गया है? मेन पर्पज़ तो ये था कि जो पश्मीना मार्च हो रही थी इसे रोका जा सके। बट ऐसा क्या होता है सेक्शन 144 में जो कि ये मार्च जो है उसे ख़त्म करना पड़ा, उसे कैंसिल करना पड़ा। तो अगर हम सेक्शन 144 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की बात करें तो ये एम्पावर करता है मजिस्ट्रेट को कि वो इशू करे एक ऑर्डर जिसके अंदर वो प्रिवेंट कर सकते हैं ऐसा कोई भी चीज़, ऐसा कोई भी एक्शन जिससे उन्हें डर है, एप्रीहेंशन है कि कुछ न्यूसेंस क्रिएट होगा। तो बेसिकली जो सेक्शन 144 है ये एक टूल है जिससे जो मजिस्ट्रेट है वो पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करता है इन सच सिचुएशन जहाँ पर ऐसे रिस्क है कि कुछ वायलेंस हो सकता है या कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है जिससे पब्लिक ऑर्डर पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो अब सेक्शन 144 को इशू करने की जो पावर है वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट या फिर कोई भी और जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है उसके पास होती है। तो ये सब जो होते हैं दे आर ऑथराइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट और इनके पास पावर होती है कि ये सेक्शन 144 इम्पोज कर सकते हैं। इसका जो पर्पज़ होता है वो यही होता है कि जो वायलेंस है, जो राइट्स होने वाले हैं उन्हें प्रिवेंट किया जा सके, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके इन सेंसिटिव सिचुएशंस, और ऐसी सिचुएशन जिससे लाइफ को या प्रॉपर्टी को हार्म हो सकता है तो ऐसी सिचुएशंस को पहले ही कंट्रोल किया जा सके। तो अब ये जो ऑर्डर होता है ये क्या क्या प्रोहिबिट करता है, क्या क्या रोकता है? सबसे पहले तो ये 4 या 4 से ज़्यादा लोगों को असेंबल होने पे रोक लगाता है, यानी 4 या 4 से ज़्यादा लोग एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते। इसके अलावा आप किसी भी तरीके का कोई भी जो डेंजरस वेपन है या फिर जो ऑब्जेक्ट है उसे कैरी नहीं कर सकते, और एक पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग मूव करेंगे इस पे भी रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। तो अब ये जो ऑर्डर होता है या तो किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल के लिए हो सकता है या फिर किसी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनके लिए हो सकता है, या फिर इट कैन बी फॉर द जनरल पब्लिक इन अ स्पेसिफिक प्लेस। अब जब भी ये जो ऑर्डर होता है सेक्शन 144 इम्पोज किया जाता है तो इट कैन रिमेन इन फोर्स फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 2 मंथ्स, यानी 2 महीने के लिए आप सेक्शन 144 इम्पोज कर सकते हो, कर्फ्यू लगा हुआ है। और अगर कुछ सिचुएशन ऐसी है जो कंट्रोल में नहीं आई है तो उस केस में जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इसका पीरियड जो है 6 मंथ्स तक लगाया जा सकता है, यानी जो कर्फ्यू है वो मैक्सिमम 6 महीने के लिए लगाया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस इन दैट एरिया। और अब अगर मैं उस ऑर्डर की बात करूं जो कि लद्दाख के अंदर पास किया गया है, वहाँ के मजिस्ट्रेट ने पास किया है कि क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस होंगे अंडर सेक्शन 144, तो सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन जो बताया गया है वो ये है कि किसी भी तरीके का प्रोसेशन, रैली, मार्च जो है वो नहीं की जाएगी विदाउट दी प्रायर अप्रूवल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन राइटिंग। दूसरा रेस्ट्रिक्शन ये है कि कोई भी पर्सन ऐसा व्हीकल यूज़ नहीं करेगा जिसके ऊपर ऑलरेडी लाउड स्पीकर जो है वो माउंटेड है विदाउट दी प्रायर अप्रूवल फ्रॉम दी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। थर्ड रेस्ट्रिक्शन है कि किसी भी तरीके की पब्लिक गैदरिंग नहीं होगी, अगर ऐसी हो रही है तो उसके लिए उन्हें पहले से जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा। फोर्थ रेस्ट्रिक्शन इज़ कि कोई भी पर्सन जो है ऐसा स्टेटमेंट नहीं बोलेगा जो कि डिस्टर्ब कर सकता है कम्युनल हार्मनी को, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को, या फिर जिससे जो लॉ एंड ऑर्डर है उस डिस्ट्रिक्ट का, उस जगह का, वो अफेक्ट हो रहा है। एंड द लास्ट इज़ कि सभी लोग जो लद्दाख के अंदर रह रहे हैं उन्हें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसे फॉलो करना पड़ेगा और उनकी जो भी एक्टिविटीज़ है दे शुड बी डन इन अकॉर्डेंस विद द लॉ।
सो इन शॉर्ट वी कैन से कि लद्दाख के अंदर जो भी प्रोटेस्ट चल रही थी, जो भी डिमांड्स रेस की जा रही थी, उन सब का सॉल्यूशन ये निकला है कि सेक्शन 144 इम्पोज कर दिया जाए। 2 महीने के लिए तो मिनिमम करा ही जा सकता है और मैक्सिमम 6 महीने के लिए भी स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। अब इससे क्या होगा कि अभी तक जो भी लोग इकट्ठे हो रहे थे, मार्च कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो लोग शांत हो जाएंगे और तब तक जो है शांति हो जाएगी, कोई ना कोई और सॉल्यूशन देखा जाएगा। तो लेट्स सी कि लद्दाख का क्या होता है। सोनम वांगचुक अब क्या करेंगे, क्योंकि उन्होंने इस सेक्शन 144 के चलते जो है प्रोटेस्ट जो है कैंसिल कर दी है। वो पीसफुल मार्च कैंसिल कर दी है, पश्मीना मार्च, जो कि वो चांगपा कम्युनिटी के लिए कर रहे थे। अब नेक्स्ट क्या होता है लद्दाख में वो देखना होगा। बट आपका इस सब के बारे में क्या सोचना है, लद्दाख को क्या करना चाहिए, लद्दाख के साथ जो हो रहा है वो सही है या गलत, उसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ऐसी और भी इंटरेस्टिंग एनालिसिस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।